इस समय उन शेयरों पे बात होगी जो कि गूगल के में ट्रेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ उन स्टॉक्स पे पर भी बातचीत होगी जो कि खबरों के चलते या तो बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं या बहुत तेज़ गिरावट है। इसके अलावा हमारे चैट बॉक्स में जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उनमें से भी कुछ चुनिंदा शेयरों को लेने की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे वेदांता के साथ। वेदांता पे अगर हम देखें आज के गूगल में ट्रेंड करता हुआ दिखाई देता हुआ 3.5% नीचे। सर मेटल में पेन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये लग रहा था कहीं ना कहीं तो अब ये जो है तेज़ी थमती हुई दिखाई देगी। आपका व्यू अभी वेदांता को लेकर के क्या है? और इस बीच एक अपडेट भी है, हालांकि ये इनका फैमिली मैटर है। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल जी के जो सुपुत्र हैं अग्निवेश जी, उनका निधन की खबर अभी आई है थोड़ी देर पहले। बुधवार को निधन हुआ है उनका, न्यूयॉर्क में उनका निधन हुआ है। कहा जा रहा है कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ, हालांकि आज पूरा मेटल पैक टूटा हुआ है तो वो एक अलग विषय है। लेकिन सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वेदांता को लेकर के? अभी 3.5% के आसपास, 3.25% के आसपास की गिरावट। देखिए, एक ही झटके में पूरा मेटल पैक कवर कर देता हूँ। वेदांता हम पिछले 4 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि डेली, वीकली, मंथली मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है। वेदांता में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं और नीचे का लिया हुआ है तो 597 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। मैं प्रॉफिट बुकिंग के फेवर में ज्यादा हूं। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो 597 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। उसके नीचे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लंबी गहराएगी। हिंडाल्को में भी हमने सजेस्ट किया था 3 दिन से कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। यहाँ पे नीचे आ सकता है, या 936 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। हिंडाल्को में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 936 का आज सुबह ओपनिंग में कट गया है। अब इस पे क्लोजिंग बेसिस लेने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे में ही एग्जिट कर लेना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम भी पिछले 2 दिन से बता रहे हैं एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स क्लियरली विजिबल है, और जब भी एटीआर एक्सटेंशन कैंडल आती है लगभग 10 से 15% का पुल बैक आराम से आता है 20 या 50 डे मूविंग एवरेज तक। तो नेशनल एल्यूमिनियम में भी 333 का स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना हो तो कीजिए, नहीं बेटर है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। हाई लाइकली है कि 20 डे मूविंग एवरेज 310 और 50 डे मूविंग एवरेज 290, इस जोन में नेशनल एल्यूमिनियम आते हुए दिखेगा। सेल मुझे कभी पसंद नहीं रहा है और सेल हमेशा अंडर परफॉर्मर भी रहा है, तो इसमें बाई की सलाह नहीं है। इस समय अगर कहीं बाइंग देखना है तो डिप्स पे टाटा स्टील बहुत बेहतरीन बनेगा। 176 172 की जोन में टाटा स्टील में बाइंग की जा सकती है। टाटा स्टील अभी भी करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है, ये मानना है। अच्छा सर, अगर आप स्टील पे व्यू आपका थोड़ा पॉजिटिव है टाटा स्टील पे, तो सेल्स से क्या मतलब ये चलता नहीं है इस वजह से, या पीएसयू है इस वजह से? क्योंकि अभी तक मतलब स्टील के अंदर वैसी रैली नहीं रही जैसी कॉपर में रही, एल्युमिनियम में रही, बाकी जगहों पे रही, तो सेल से क्या नाराजगी सर? सेल से नाराजगी कुछ नहीं है सर। मैं मतलब कंपनी का नाम बाद में देखता हूँ, मैं चार्ट पहले देखता हूँ। अगर आप बाजू बाजू में चार चार्ट लगाइए, और पिछले 8 महीने से हम नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, एनएमडीसी स्टील, एनएमडीसी, ये सब रिकमेंड करते आ रहे हैं। सामने आप सेल का चार्ट लगा लीजिए। सेल हमेशा ही अंडर परफॉर्मर रहा है। ये सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास थे, जरा सी मार्केट रिकवरी में सेल अभी भी ऑल टाइम हाई से दूर था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कभी, जैसे आप आईटी पैक में आएंगे तो विप्रो मुझे कभी नहीं पसंद है, जबकि आप ओवरऑल देखेंगे तो विप्रो ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। सामने जब आप इन्फोसिस या टीसीएस रखेंगे तो फिर विप्रो के रिटर्न फीके पड़ जाते हैं, उनके रिटर्न ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो वही चीज है, सेल आपको ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा, सेल भी ऊपर जाएगा इनके साथ, मगर सेल कछुए की चाल चलेगा और ये चीते की तरह दौड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं मैक्सिमम रिटर्न पाने की कोशिश करूंगा। आप पिछले 8 महीने का चार्ट देख लीजिए, सेल का रिटर्न देख लीजिए, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, एनएमडीसी, नेशनल एल्यूमिनियम, इनके रिटर्न देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो सेल ठीक है, अच्छा है, बट अंडर परफॉर्मर है। जब उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगी और सबसे अच्छा दिखने लगेगा तो हम सेल रिकमेंड करने लगेंगे, बट अभी तो नहीं है रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो अभी तो हम नहीं करेंगे। ठीक, ये बात है यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी बात, ताकि क्लैरिटी मिलती रहे हर चीज़ पे जो है। सवाल हम पूछते रहेंगे सर से। सर, दो छोटे छोटे शेयर आज थोड़ा सा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल हैं। वो एक तो है ट्राइडेंट, जो कि 27-28 रुपये का शेयर है, करीब 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और कैसे देख रहे हैं सर ये, मतलब इसको लेकर के, इस सेक्टर को लेकर लोगों को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये सेक्टर उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाया। अभी 28.50 का आज का इंट्राडे हाई है, 27.79 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको?
सर नाराज फूफा जब तक नहीं मानते हैं तब तक इस सेक्टर पे प्रेशर बना रहेगा, और नाराज फूफा मानने के लिए तैयार हो नहीं रहे हैं, रोज एक नई धमकी देते जा रहे हैं। अभी फिर वेनेजुला से उनको उठाने के बाद फिर उन्होंने इंडिया को धमकी दे दी। इंडिया उनके लिए फेवरेट पंचिंग बैग हो गया है कि अगर घर में छींक भी आ जाए तो इंडिया पे 10% टैरिफ लगा दो, अगर उनको दस्त भी लग जाए तो इंडिया पे 20% टैरिफ लगा दो। तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल आदमी के चक्कर में ये दिक्कतें बनी रहेंगी, और अभी एक ही साल उनको हुआ है तो अभी 3 साल और आपको ये झेलना ही है। हालांकि अब एक साल में आदी हो चुके हैं हम भी और दुनिया भी कि उनका कोई भरोसा नहीं है। किसको अभी छोड़ा है उनने, उस पे भी सेम इल्जाम थे, मादुरो पे भी सेम इल्जाम थे, उसने तारीफ कर दी तो उसको सारी रिहाई मिल गई, और इनने जरा सी आंख दिखा दी तो इनको घर से उठा लिया गया। अनप्रिडिक्टेबल आदमी, उसकी वजह से सेक्टर अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। बट ट्राइडेंट पे मैं हमेशा बुलिश रहा हूँ। 27-26 की जोन मेजर सपोर्ट थी, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। आज 1281% वॉल्यूम राइज है, ओपन लो की फॉर्मेशन है। मेजर रेजिस्टेंस जोन अप्रोच कर रहा है 28 रुपए 90 पैसे और 29 रुपए 77 पैसे, ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये निकल जाती है तो फिर स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ जाएगी, 33 रुपए तक आराम से निकल जाएगा। तो ये दो लेवल बहुत क्लोजली वॉच कीजिए, 28.90 से लेके 29.77। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इनको स्लाइस थ्रू कर दिया तो सीधा सीधा 33 रुपए मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसी के साथ एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अमित सुरेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओहो गजब, मतलब बाजार के अंदर लाल निशान हावी हो रहा है, आप पूरा एकदम रंगीन शर्ट पहन करके आए हैं, अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए अब बाजार पर सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ये सेगमेंट हम बाद में जब अपलोड करते हैं तो कई बार बाजार की दिशा दशा सब बदल जाती है, लेकिन फिर भी बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी। क्या ये मान के चलें कि ये कल जो उम्मीदें थी बाजार को लेकर के, आपकी जो टिप्पणी थी, अब बाजार उसके विपरीत दिशा में चल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल जी, बाजार अभी भी अपने जोन पर ही है। मैंने कहा था कि 26,200 का आंकड़ा कटने के बाद वो तेजी ट्रिगर होगी, और ये कहा था कि 25,975 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार में डाउनफॉल को ट्रिगर करेगी। अभी तक बाजार दोनों रेंज को काट नहीं पाया है, और व्यू अभी भी इंटैक्ट है। 26,200 के कटने के बाद ही कोई फ्रेश लॉन्ग प्लान करना चाहिए, तभी ऊपर के ब्रेकआउट आएंगे। हो सकता है उसके बाद ही हमें प्री बजट रैली देखने को मिले। जब तक 26,200 नहीं कट रहा है विपुल जी, थोड़ा सा लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म के लिहाज से जिनको पोजीशन बनानी है उनको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए। 25,975 के नीचे कटने के बाद थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, बाजार में और एक सेल ऑफ ट्रिगर होने की उम्मीद बन जाएगी। चलिए, ये बात है। अच्छा, ये भी संयोगी है कि आज के हमारे दोनों विशेष मेहमान जो है, एक अंशुल जैन, एक अमित जैन, तो दोनों जैन जो है एक साथ जो है हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलिए जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर। अंशुल जी, जरा एक और छोटा शेयर, आलोक इंडस्ट्रीज, हालांकि इसमें एक दिन की रैली रहती है, फिर मतलब एक महीने के लिए सो जाता है, लेकिन चूंकि ट्रेंड में है, चूंकि चल रहा है, तो डिस्कस करना जो है एक फ़र्ज़ है। आपका व्यू क्या है सर? 16.5-17 रुपये के आसपास ये शेयर सिर्फ इस वजह से बीच बीच में चलता है कि नहीं, ठीक है, लोगों को लगता नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाथ है, तो फिर ये चलता है, फिर ठंडा होता है, क्या कैसे देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आलोक को आप? सो देखिए, मल्टीपल टेस्ट ऑफ मूविंग एवरेज हो चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज फॉलिंग है। उसमें 16 अक्टूबर को एक बार टेस्ट हुआ था जिस दिन वॉल्यूम राइज था, फिर 23 अक्टूबर को हुआ। रिसेंटली 23 दिसंबर को 45 मिलियन का वॉल्यूम था, 1170% वॉल्यूम राइज, और आज फिर 423% वॉल्यूम राइज है 19 मिलियन का। बार बार 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे आती है और नया लो बनाता है। बट 23 दिसंबर के बाद से हायर लो बना है और फिर एक अटेम्प्ट हुआ है। इवेंचुअली जब 1690, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज 1660 पे है, आप 1680 पकड़ लीजिए, 1680 1690 के ऊपर टिकने लगता है तो फिर स्टॉक में वापस से ट्रेंड चेंज होने के, मतलब धीरे धीरे ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नेचर दिखने लगे हैं, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिखने लगा है। इवेंचुअली जब 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर आएंगे तब स्टॉक में एक वर्टिकल तेजी 30-40-50% की आती हुई दिखेगी। तो जो मूविंग एवरेज टर्निंग का फेज है उसमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम हमको चाहिए होता है, वो दिखना स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे मूविंग एवरेज टर्न होंगे तो प्रोबेबली 2-3 महीना समय लग सकता है, बट उसके बाद इसके अच्छे दिन आ जाएंगे। जी, अब बात है। चलिए, बहुत लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि इसके भी अच्छे दिन आए, क्योंकि छोटे शेयरों पे थोड़ा सा लोगों का
खासतौर से रिटेलर्स का काफ़ी फोकस रहता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि ये सेगमेंट अब हम बहुत जल्दी जो है स्क्रीन पर, अभी प्रोड्यूसर साहब हमको कान में बताएंगे कितने बजे अपलोड हो रहा है, लेकिन तब तक ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए आप लोग। अगर कल, चलिए अपलोड हो चुका है ये जो है, देखिए अभी हम लोगों ने बातचीत की। कल से खुलेगा आईपीओ, कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन, जी हाँ, किस तरह से उम्मीदें यहाँ पर अप्लाई करना है, नहीं करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लिस्टिंग के बाद, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी अंशुल जी से हमने बातचीत की है। आप भी अगर इस आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं या मन आपने बनाया हुआ है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस छोटे से सेगमेंट में मिल जाएंगे। तो ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अपनी टिप्पणियाँ अवश्य देते रहिएगा, बताइए कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगा आपको हमारा ये खास सेगमेंट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए टाटा एलेक्सी। अमित सर आप देखिए ज़रा, मतलब चला अच्छा शुरू में, मतलब जो है कल अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, आज सारी बढ़त जो है वो काफूर हो गई है। 3-3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है बीते 4-5 दिनों में। 9-10% की रैली के बाद अब ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गिरावट में कुछ खरीदारी की गुंजाइश है या फिर क्या करना चाहिए सर? जिनके पास है वो क्या करें? विपुल जी, जिनके पास है उन्हें मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 5850 के ऊपर निकलता है तो ही कोई पॉसिबिलिटी बनेगी और इसके अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होने की, लेकिन चांसेस अभी मुझे कम लग रहे हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है और हो सकता है बजाय ये गिरता गिरता 5550 और 5500 के आसपास गिर जाए। तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, किसी के पास है तो उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 5800 रुपए के, 5820 के ऊपर के निकलता है तो उसके बाद एक तेजी ट्रिगर होने की संभावना बनेगी। विपुल जी, अगर डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट फ्रेम पे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ से बढ़ने की उम्मीद कम है, लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकता है या फिर यहाँ से गिर सकता है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए टाटा एलेक्सी पे। थोड़ा इंतजार करना चाहिए टाटा एलेक्सी को लेकर के। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ एक चैट बॉक्स से भी सवाल हम लेते हैं और एक टिप्पणी जो है वो आई हुई है अंशुल जी आपके लिए, और M&M फाइनेंशियल को लेकर के। कल मोमेंटम था जो है, और हमारे एक दर्शक हैं अकाउंट्रॉनिक्स के नाम से, इन्होंने आईडी बनाई हुई है। आईडी बनाने में बड़ी मेहनत करते हैं लोग। कह रहे हैं अंशुल सर, M&M फाइनेंशियल में प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी लॉस में आ गया हूँ, सोचा था इतना नीचे नहीं आएगा, मैंने क्या गलती किया है, प्लीज़ थोड़ा सा मुझको समझा दीजिए। तो ये थोड़ा सा आपसे कुछ समझना चाह रहे हैं, इनका मतलब फोकस समझाने पर है। तो अगर आप इन्हें कुछ समझा सकें, कुछ ज्ञान दे सकें सर अकाउंट्रिक्स जी को, तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी M&M फाइनेंशियल? अंशुल जी बोल तो बहुत शानदार रहे, आप आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हम तक, मुझे लगता है जी। सर, इनकी गलती ये है कि जब 589 वीक्स का बॉक्स का ब्रेकआउट हमने बताया था और 280 रुपए से बाइंग दी थी, फिर 316 के ऊपर ब्रेकआउट बाई कराया था 2 बार, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि जितनी आपको प्रॉफिट मिल गई है उसमें से बहुत ज्यादा आप वापस ना दे दें। तो जो 280 316 पे बाई किया था उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 387 रुपए था। 387 के नीचे आपको अपनी प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए था, जो कि 5 जनवरी को तोड़ा था। 5 जनवरी को 387 के नीचे क्लोज हुआ था, यानी ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा था और डिप दे रहा था। तो आपको 387 पे अपनी प्रॉफिट लॉक करके एग्जिट करना चाहिए था। डिप में प्रोबेबली 338 और 316 आ सकता है। जब 338 316 की जोन आए तो वहां पे वापस से फ्रेश बाइंग, जब बुलिश एविडेंस बनेगा तो हम दोबारा देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। डीपर प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आ रही है। 316 शायद रीटेस्ट होने जाएगा। ओवरऑल टारगेट अभी भी 700 रुपए का बना हुआ है, बट फर्स्ट लेग मूव कंप्लीट हुई है। याद कर लीजिए, हीरो मोटो का फर्स्ट लेग कंप्लीट होने के बाद 15-16 हफ्ते लग गए सेकंड मूव बनाने में। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एक बार बुक करके फिर शांति से बैठिए। कोई एक स्टॉक आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। कोई एक स्टॉक करोड़पति नहीं बनाएगा। वाह, अच्छी बात कही सर, बात तो सही है बिल्कुल। सर जरा अमित जी आप देखिए जरा सीजी पावर में आज थोड़ी सी पावर आती हुई दिखाई दी है। 3.25% की मजबूती, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और रहेगी आप दोनों लोगों से, कहीं अगर आपको कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप प्लीज़ जरा थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा, वो जो है अपॉर्चुनिटी हमारे दर्शकों से मिस ना हो। तो अमित सर आपसे पहले जरा सीजी पावर बताइए। 3.25% के आसपास की मजबूती, 657 का लेवल देखने को मिल रहा है।
पावर में थोड़ा थोड़ा करके दम दिखाने की कोशिश तो आ रही है। बीच में PSU कुछ चले, जैसे SJVN 2 दिन 3 दिन चल के फिर ठंडा हो गया, लेकिन अभी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। आज CG पावर चल रहा है, आपका व्यू क्या है? विपुल जी, सीजी पावर मुझे लगता है अभी एक और डिप देना बाकी है। अभी अभी इसने लो टेस्ट किया 633 रुपए के आसपास का। एक बार ये लो ब्रेक हो गए 625 रुपए के आसपास की अपॉर्चुनिटी देगा। 625 रुपए के आसपास लिया जा सकता है 670 और 685 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर लेना रिस्क रिवॉर्ड जमेगा नहीं, तो उससे बेटर ये है कि आप इसको प्लान करिए 622 625 के आसपास लेने का। 599 का स्टॉप लॉस होगा, वो टाइम पर आप 670 रुपए के लिए बाय पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी करने की सलाह कम है। नीचे आने के लिए बाजार से निगोशिएट करिए। नीचे आता है 625 620 के आसपास, इस पर लीजिए। 599 के स्टॉप लॉस है, वहां से रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर रहेगा और बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये बात है CG पावर को लेकर के। चलिए, इस बीच एक और शेयर पे जरा राय जानना चाहेंगे। आपसे अभी तक आपसे तो खैर किसी शेयर पे बात नहीं हुई है, लेकिन इस पर अब जरा राय जानना चाहेंगे। बहुत लोगों का इंटरेस्ट जगा है सर ये ग्रो को लेकर के, और व्यूज़ जो है वो डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों को अंशुल जी ये लगता है कि थोड़ा महंगा है ये और इससे दूरी बना करके चलनी चाहिए। बहुत लोग ये लग रहे हैं कि नहीं, 40-50 140 50 55 के आसपास भी खरीदा जा सकता है और ये 230 240 तक जा सकता है। आप किस पक्ष में हैं? और अभी 164 के आसपास जो लोग नहीं खरीदे हैं, क्या उनके लिए कोई ख़रीदने की गुंजाइश है? और जो लोग थोड़ा ऊपर की तरफ जो 180 के आसपास लिया, जिन्होंने जब वो 200 की रैली दिखा रहा था, उनके लिए क्या अभी वेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए? उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो देखिए, सस्ता महंगा ये मतलब डिबेटेबल इशू है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस का पहले तो मेरे को ज्ञान नहीं है बहुत ज़्यादा। दूसरा, ये डिबेटेबल इशू है, तो मैं जिसमें एक्सपर्टीज रखता हूँ मैं उसी के साथ जाऊंगा, वो है टेक्निकल्स। 30 दिन का कपनैंडल पैटर्न बना है, जिसको हम IPO बेस कह सकते हैं। इसका ब्रेकआउट 166 के ऊपर बनेगा। अगर ग्रो 166 निकलता है तो हम अपने क्लाइंट्स को बाई सजेस्ट करेंगे। 154 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट पहला 179.50 का रहेगा, और 179.50 निकलता है तो फिर 193.80 तक का टारगेट रहेगा। बट 166 के निकलने पे ही बाई करेंगे और 154.50 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा के ही बाई करेंगे। तो स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जो है। अच्छा, ये जो आपका मतलब क्या कहें, बड़प्पन कहें, क्या कहें, मतलब फंडामेंटल की जानकारी नहीं, मतलब तमाम जगहों पे जा करके इतने सारे IPOs को आप खंगाल रहे हैं और उसके बाद से मुस्कुरा करके आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल की जानकारी नहीं है। ये तो मानने को दिल कोई मानेगा नहीं, लेकिन खैर ठीक है। तो अभी के लिए सर मतलब स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ना? 166 निकलने के बाद, 166 निकलने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक जो है अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं। आज जो है अच्छा मोमेंटम सोलर इंडस्ट्रीज, हालांकि बहुत महंगा शेयर है, टिकट साइज इसका ज़्यादा है। हमारे बहुत सारे रिटेलर्स दर्शक जो हैं उनके बजट में होगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेंड में है तो डिस्कस कर लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज, जरा एक व्यू दीजिए सर, जरा अमित सर। 13,583 पे ट्रेड करता हुआ, क्या व्यू ले रहे हैं आप अभी? 13,600, हाँ 13,586 के आसपास चल रहा है सर। अभी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है 14,100 के आसपास तक का। करंट मार्केट प्राइस में तो लेना सलाह नहीं दूंगा मैं, लेकिन हाँ 13,000 के आसपास मिलता है तो लेना चाहिए 14,100 के टारगेट के लिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता विपुल जी, लेकिन हाँ 13,300 13,000 की रेंज पे मिले तो वहां पर 14,000 रुपए के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 13,000, इसका स्टॉप लॉस होगा 12,900 का। तो 13,300 के आसपास लीजिए, 12,900 के स्टॉप लॉस है, 14,100 के टारगेट के लिए। करंट अगर किसी के पास लिया हुआ है, होल्ड कर रहे हैं, तो 14,000 और 14,100 के आसपास प्रॉफिट ले लीजिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस पर रखें आप ध्यान। इसके अलावा जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, लेकिन उस पर आपकी टिप्पणी लेंगे सर, और या फिर हमारे सवाल के साथ ही ले लीजिए। ये ट्रेंड में तो नहीं है, पर ये हमारे जो चैट बॉक्स है उसके ट्रेंड में लगातार चल रहा है सर। आपके पास भी काफ़ी, आपने भी कवर किया होगा। वोडाफोन को लेकर के बड़ी क्वेरीज देखने को मिली और बहुत जो है ये साल में, ये साल या फिर पिछले साल से ही काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पर लगातार आती रही हैं और उसके चलते काफ़ी वोलेटाइल भी रहा है। बड़ी संख्या में रिटेलर्स इसमें हैं। आपका व्यू क्या बन रहा है? ये 11.5 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है आपको, और अभी क्या करना चाहिए? बीते एक महीने में 11-12% की रैली रही और अभी एक हफ्ते पहले तो आपने देखा ही किस तरह की वोलेटिलिटी एक दिन के अंदर आती हुई दिखाई दी। अभी क्या व्यू दे रहे हैं आप दर्शकों को?
क्लाइंट्स को? जी। सर देखिए, वोडाफोन आइडिया हम जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न वोडाफोन आइडिया का देखिए तो एफआईआई डीआईआई बहुत तेजी से घटे हैं, रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेजी से बढ़ा है। तो शेयर में सेक्युलर बुल रन तभी बनता है जब एफआईआई डीआईआई की बाइंग होती है, ना कि रिटेल की बाइंग। रिटेल की बाइंग टॉप पे हमेशा हाईएस्ट होती है और उसके बाद जब गिरावट आती है तो बढ़ती जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में शेयर भी वही सेलेक्ट करता हूँ जहाँ एफआईआई या डीआईआई या इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हो। तो ये वोडाफोन आइडिया में नहीं होता है। मंथली पे एक ऑर्डर ब्लॉक 13 रुपए 20 पैसे पे है, वहां तक जा सकता है। डिप पे 10.47 मेजर सपोर्ट है जहां पे ब्रेकआउट आया है, तो 10.47 पे डिप मिलती है। आप एक बार लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं 13 रुपए 20 पैसे के लिए। बट वोडाफोन और ये एडीएजी ग्रुप, जेपी ग्रुप, ये स्टॉक्स मेरी लिस्ट में कभी नहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ, एडीएजी से भी नहीं रहते हैं, ये बात सही कही, मुझे याद आ गई बात आपकी। हाँ, इस बीच हमारा एक पोल भी चल रहा है, लगातार चल रहा है हमारे चैट बॉक्स के अंदर, और बड़ी मतलब एक मिली जुली तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा हो। सवाल ये है कि आज कहाँ होगी निफ्टी की क्लोजिंग? 26,000 के नीचे, 26,050 के नीचे, ये कहने वाले 28% लोग हैं। अभी जो वोटिंग में अभी तक के रिजल्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे हैं 26% लोग कह रहे हैं 26,050 और 26,100 के बीच होगी, और तीसरे नंबर पर 25% है, यानी सिर्फ 1% का अंतर है, जो कि मान रहे हैं कि 26,100 के ऊपर की क्लोजिंग भी हो सकती है। 21% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 26,000 के नीचे की भी क्लोजिंग हो सकती है। तो ये मानने वालों की संख्या कम है, लेकिन अंतर बहुत कम कम है, 28, 26, 25, 22। तो एक तरीके से जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी थोड़े से कन्फ्यूज़न में हैं कि अभी क्या किया जाए। चलिए, इस बीच जो है अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं। सर, जरा कल्याण ज्वेलर्स पे कल भी हम लोगों ने काफ़ी जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों पे बातचीत की थी, आज भी गूगल के ट्रेंड में शामिल है कल्याण ज्वेलर्स। क्या करना चाहिए अमित सर, जरा देखिए अभी करंट लेवल पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? आज तो प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है कल की तेज़ी के बाद। कैसा लग रहा है 516-17 पे? 516-17 पे तो नहीं लेना चाहिए, एक बार डिप मिल सकता है इसमें विपुल जी। 512 रुपए में अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, अगर ये तोड़ देता है तो बाजार अपना टेक्निकल सेटअप खराब कर लेगा, और हो सकता है फिर अभी जो जहां पर 488 के आसपास इसने एक्यूमुलेट किया था काफी टाइम तक, वहां तक गिरता हुआ मिले। किसी के पास बाय है तो 510 रुपए के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी 522 के आसपास ले ले। 522 के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है तो और उम्मीद बनाएगा बाजार ऊपर जाने की। लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको 520, 521 के आसपास एक बार मुनाफा ले लेना चाहिए। 512 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 512 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 485 के आसपास वापस से बाय एंट्री प्लान करनी चाहिए। ठीक सर। इस बीच गोलू जी ने हमें धनराशि भेजी है 100 रुपये की, और इनका सवाल ले लेते हैं। और ये सवाल अंशुल जी आपके लिए है। 2 शेयर हैं सर, दोनों बैंक के ही हैं। एक तो इन्होंने पीएनबी ले रखा है 272 शेयर 113 पर, और पीएनबी के शेयर हैं। और दूसरा यस बैंक। यस बैंक पे स्टोरीज बहुत बनी, शेयर वैसा नहीं चला जैसी कि चलने की उम्मीदें थी। क्या व्यू है सर दोनों पे आपका? पीएनबी भी बाकी पीएसयू बैंक की रैली के मुकाबले कम चला है, और दूसरा यस बैंक है इनके पास, हालांकि प्रॉफिट में है दोनों में। ये क्या व्यू लग रहा है अभी भी? क्या करंट लेवल पे जो लोग नहीं लिए हैं इनमें से कहीं पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी? और गोलू जी के लिए भी किराया। देखिए, यस बैंक पे बना है वीकली चार्ट पे कप हैंडल, और ये हो चुका है 66 वीक्स का कप हैंडल बना है। अगर 23 रुपए 50 पैसा निकला तो 27-20 तक का टारगेट आपको आराम से मिलेगा, और मंथली पे ऑलमोस्ट ये थर्ड इनसाइड बार है, तो 23-20, 23-50 ये जोन निकलना बहुत जरूरी है। निकलती है तो 27-20 तक का टारगेट बनेगा। नए प्रमोटर और नए वो जापानीज वाले आने के बाद शायद इनके दिन फिर जाएं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये भी जायसवाल निको की तरह एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। पीएनबी अगेन वही सेल वर्सेस बाकी मेटल काउंटर्स। पीएनबी थोड़ा सा लेगार्ड काइंड ऑफ काउंटर है, बट 74 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न है। 126-128 निकलता है तो फिर आपको 170-75 तक की अपसाइड मिल सकती है। क्या मैं ये ब्रेकआउट खरीदता? मेरा जवाब बिल्कुल ना होता, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं इसको नहीं खरीदता। सामने मैं आपको 2 बैंक बता दे रहा हूं जहां पे अगर बैंक में ही पैसा कमाना है तो आप देख लीजिए। यूनियन बैंक 422 हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 154 रुपए के आसपास बन रहा है। डिप पे कहीं भी 158-154 मिल जाए
तो 148 के स्टॉप लॉस से यूनियन बैंक बाई किया जा सकता है। धीरे 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 करके ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी अगले 1 सवा साल में अगर 300 रुपए पहुंच जाता है तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ है। दूसरा स्टॉक आईडीबीआई है। यहाँ पे भी 722 हफ्ते का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट बना है 105 पे, वापस डिप पे 105 आया है, तो यहाँ से खोने के लिए आपके पास 13-14 रुपए हैं, यानी 92 का सपोर्ट है। 90 का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो 15 रुपए खोने के लिए है, और पाने के लिए कम से कम 45 रुपए 50 रुपए हैं। 153 का हाई बना सकता है, और 153 निकलता है तो फिर नई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक चला जाएगा। तो फिलहाल 153 तक के लिए ये 2 स्टॉक देख सकते हैं। और एक स्टॉक है करूर वैश्य बैंक, जो वीकली पे ट्रिपल बेस का ब्रेकआउट 150 पे आया था, 271 आ गया, धीरे धीरे करके 299 भी निकल जाएगा। तो ये 3 लीडिंग स्टॉक्स हैं, यहाँ पे पैसे बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। यूनियन बैंक, आईडीबीआई और करूर वैश्य बैंक, ये 3 बैंक है जहाँ पर कि बुलिश हैं अंशुल जी। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है तो इन 3 जगहों पर ज़्यादा उनको बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं बजाय कि पीएनबी और यस बैंक की। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक जो है हमारी दर्शक हैं सरिता सिंह जी, कह रहे हैं सुप्रभात विपुल जी, अंशुल जी और अमित जी। जीएमडीसी सर इन्होंने ले रखे हैं। जीएमडीसी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज इसलिए भी रहती हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बीच बीच में देता रहता है। अभी क्या करें, कह रहे हैं कि मैंने जो है 592 के भाव पर ले रखे हैं, 8000 का प्रॉफिट मिस कर दिया, अब क्या करें। 6 जनवरी को मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछा था पर आपने मेरा प्रश्न नहीं ले पाए, मैं माफ़ी चाहूँगा मैम। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अब आपको 6-8 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी? आज 4% टूट गया, 3.5, 3.4%। अमित जी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जीएमडीसी पे? विपुल जी, यहाँ पर 2 प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं। एक तो मुझे समझना पड़ेगा कि जिन्होंने ये लिया हुआ है 592 के आसपास, इनके प्रोस्पेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हैं या फिर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट हैं। अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट हैं तो इसमें एग्जिट प्लान कर लेनी चाहिए एक बार। मुझे ऐसा लगता है 550 रुपए तक भी गिर सकता है अगर हमारा स्टॉक मार्केट ओवरऑल परफॉर्म नहीं करता और यहाँ से कंटिन्यूस गिरते रहता है तो पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा लग रही है अभी, स्पेशली इस चार्ट के, जीएमडीसी के चार्ट के सेटअप को देखकर। अगर 590 592 के आसपास मिले तो एट कॉस्ट एग्जिट कर जाइए। 550 और 540 के आसपास री एंट्री प्लान करिए। और अगर लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से बाय किए हुए यहाँ से 5-7% और टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नीचे लेने का इरादा है, लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हैं। कभी ना कभी 680-700 रुपए के भाव दिखाने के पोटेंशियल रखता है। ठीक सर, चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। सर चूँकि प्राइमरी मार्केट पे आपकी काफ़ी निगाहें आजकल चल रही हैं, तो ज़रा मीशो पे क्या व्यू ले रहे हैं सर आप? कल इसके एंकर इन्वेस्टर का जो है समय सीमा पूरी हुई और लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, आज फिर लोअर सर्किट लगा हुआ है, 164 के आसपास आ गया है। किन लेवल्स तक आ जाए तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब जो है एंट्री की जा सकती है? दूसरा, वो लोग जो कि इस उम्मीद में जब ग्रो चल रहा था तब मीशो भी भागने लगा था लिस्टिंग के बाद से, तो लोगों को लगा कि दोनों ही एक जैसे एक ही तरफ अब भागेंगे, ऐसा हुआ नहीं मीशो के साथ। तो अभी क्या करना चाहिए जो लोग हायर लेवल पे फंस गए हैं उनके लिए, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए सर, आईपीओ को ट्रेड करने का जो तरीका है, अगर वो नहीं सीखेंगे लोग तो ऐसे ही फंसते रहेंगे। ग्रो में भी वही हुआ, मीशो में भी वही हुआ, लगभग सभी आईपीओ में 99.99% आईपीओ में यही होता है। मीशो में भी 5 से 7 दिन की जो लिस्टिंग गेन मिलनी थी वो जाके 18 दिसंबर को हाई बना, और 22 दिसंबर को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 206 रुपए का था वो कटा। ये कटने के बाद जो टारगेट खुलता था वो ऑल टाइम लो का खुलता था, 153 रुपए 89 पैसे, प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगा। अब मीशो कब बाई करना है? प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। अब जब आईपीओ बेस बने, ग्रो में बहुत जल्दी बन गया 30 ही दिन में, और 166 उसका पिवट पॉइंट है, निकला तो आईपीओ बेस कंफर्म हो जाएगा। सीजी शिपिंग में 240 पे बना था, आज लगभग 394 बन गया। आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। नाइका में आपको बता दे रहा हूँ, नाइका में बना था आईपीओ बेस, लिस्टिंग के बाद 428 से गिरते गिरते 121 आया, फिर आईपीओ बेस बनना स्टार्ट हुआ नवंबर 2022 में, खत्म हुआ अगस्त 2025 में, 145 हफ्ते लग गए। तो मीशो में 145 हफ्ते लगेगा नाइका जैसे, या 30 दिन ग्रो जैसे बनाएगा, ये बनने के बाद ही पता चलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर है तो एग्जिट कर लीजिए और आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। ये बात है मीशो को लेकर के। तो अभी बेस के लिए लेवल क्या बताया सर आपने?
₹153.90 तक नीचे आ सकता है, जो ऑल टाइम लो है। फिर उसके नीचे भी जा सकता है। आपको देखना है तो आप फर्स्ट क्राई का शेयर एक बार चार्ट लगा के देख लीजिएगा। जी। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न इसके मीशो जैसा बन रहा है, और फर्स्ट क्राई 670 से गिरते गिरते 289 आ गया था। तो कहां तक गिरेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आईपीओ बेस बनने के बाद ही ये बाइंग लिस्ट में आएगा। ठीक सर। अमित सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी कोई कॉल है सर, क्या है? यस विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मीशो में कोई बाय करके रखा है, अभी भी भाव अच्छा है एग्जिट करने के लिए। 164 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 133 रुपए से 128 रुपए का बेस बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो यहाँ से भी अच्छे 15 से 20% बाजार के टूटने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आज अपन अपने दर्शकों को, अपने परिवार को बता देंगे कि भैया यहाँ से 132 130 रुपए तक आ सकता है, तो कम से कम उनकी अच्छी खासी वेल्थ बच जाएगी। ठीक सर। ये बात है। यहाँ पर आखिरी के एक दो काउंटर इस सेगमेंट के लिए जो है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। और अमित सर, जरा साउथ इंडियन बैंक पे बताइए क्या करना चाहिए अभी। अभी करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं? आज के गूगल ट्रेंड में शामिल साउथ इंडियन बैंक, पीएसयू बैंक के आसपास हम देख रहे हैं काफ़ी सारी मोमेंटम बीच में बनता हुआ दिखाई दिया। अभी साउथ इंडियन बैंक अच्छा चला है बीच में, अभी क्या करना चाहिए? सर, अगर ये रैली को कंटिन्यू रखता है तो 44 रुपए 60 पैसे तक बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स लगते हैं। कंडीशन ये है कि इसने 39 के नीचे वापस नहीं जाना चाहिए। किसी के पास है तो 39 के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और 44 रुपए 40 पैसे तक होल्ड करे। फ्रेश एंट्री में रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं। यहाँ से 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 2-2.5 रुपए के ऊपर के टारगेट होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर किसी के पास है तो 39 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके 44 रुपए तक के लिए होल्ड कर सकता है। और 39 के नीचे निकलता है तो थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। तब 36 रुपए 35 रुपए 70 पैसे के आसपास ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो 39 का स्टॉप लॉस होने के बाद 35-70 के आसपास री एंट्री प्लान करिए। वो वहां से हो सकता है बेस बनाकर फिर बाजार वापस से 44-45 रुपए वापस एक बार दिखाए। चलिए ठीक। सर, ओला पर क्या व्यू है सर आपका? एक ये भी शेयर ऐसा है कि मतलब काफ़ी सारी क्राइसिस से गुजरता हुआ दिखाई दिया। कंपनी के प्रमोटर ने अपने स्टेक बेचे। अब फिर से कई सारी स्टोरीज इंस्टा और तमाम जगहों के माध्यम से आ रही है, और बीच में एक रिकवरी भी आई जिसमें ये दोबारा बाउंस बैक करके 40 के ऊपर निकल आया। कोई संभावनाएं हैं सर? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? और आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस रहता है उस क्राइटेरिया में कहाँ बैठ रहा ओला? तो देखिए, जैसे मैंने कहा, एडीएजी और जेपी ग्रुप, इनमें मैं कभी नहीं सजेस्ट करता। तो उसी कैटेगरी में प्रमोटर ओला का भी फॉल करता है, तो मैं ओला में कभी नहीं रिकमेंड करता हूं। और इन जनरल अगर इन सब बायस को छोड़ भी दें और केवल टेक्निकल्स पे आए, तो वही था। आईपीओ के 7वें दिन जाके 132 का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो कटा। उसके बाद से आईपीओ बेस आज तक नहीं बना। तो ओला में जनरली मैं बोलता था कि 10 रुपए आ जाएगा। जब 134 टूटा था तब से मैं ये बोलते आ रहा हूँ कि 10 रुपए आ जाएगा। हालांकि जब ये 32 रुपए का लो बना तब मैंने अपना 10 रुपए का व्यू छोड़ दिया, बट मेरी बाइंग लिस्ट में ये कहीं से नहीं आता। क्योंकि प्रमोटर जब शक के दायरे में आ जाए ना, भाई एक चीज है, आप अगर पैसा ऐसी जगह रखे हैं जहां पे गुना या चोरी होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, तो वहां पैसा क्यों ही रखेंगे? उठा के बैंक में या एफडी में डाल देंगे ना, कि कम से कम कुछ नहीं 6% मिलता रहेगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल की बहुत हाई रिस्क है। ठीक, मेरी लिस्ट में ओला कहीं से नहीं आता है। ठीक सर, आपका समय जो है वो पूरा हो गया है सर। लेकिन जाने से पहले आपका एक तो डिस्क्लोजर, एक दर्शक है वो जानना चाह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के। उन्होंने रजत सेठी जी ने 200 रुपये की धनराशि दी है, कह रहे हैं अंशुल जी से पूछ लीजिए। शॉर्ट टर्म व्यू जो है इन्होंने 1396 पे, अगर टाइम है तो ठीक है, वरना डिस्क्लोजर आप दे दीजिए। और बजट तक के लिए कोई लिस्ट बनाइए, कुछ अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, बजट तक तो देखिए, रेलवे डिफेंस पीएसयू में थोड़ी बाउंस बैक आ सकती है, जो इनिशिएशन 20 दिसंबर के आसपास से चालू हुई है। बट मैं बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर्स में जनरली बाई देने से बचता हूँ। एक जबरदस्ती इरकॉन में दे दिया था, उसमें भी स्टॉप लॉस कट गया, तो मैं उसमें नहीं प्ले करने के मूड में हूँ। इंडिविजुअल यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में अगर ब्रेकआउट आता है तो जरूर मैं प्ले कर लूंगा। आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, 1445 मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे अप्रोच कर रहा है। 1445 के राउंड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपके पास 6-8 महीने का समय है तो फिर 1600 रुपए से पहले बुक करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। शांति से ये अप डाउन स्विंग झेल लीजिए, 1600 रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। और डिस्क्लेमर की बात रही तो आज मेरे पर्सनल होल्डिंग वाले स्टॉक डिस्कस नहीं हुए, तो जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है, वही अपने क्लाइंट्स को, आपके दर्शकों को, सबको एक ही राय दी है। तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।
चलिए अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके ऑन एयर, और उम्मीद करते हैं कि आज से जो यात्रा शुरू हो रही है वो अनवरत जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए तो इस सेगमेंट को अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त।